रमेश पिछले 15 साल से ट्रक चला रहा था और देश के लगभग हर बड़े हाईवे से वाकिफ था। एक शाम रमेश दिल्ली से इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान अपने ट्रक में लोड करके बेंगलुरु के लिए निकला। उस रात उसकी आंखों में नींद नहीं थी क्योंकि माल टाइम पर पहुंचाना जरूरी था। कंडक्टर ने साथ चलने से मना कर दिया था, इसीलिए वो अकेला ही निकल गया। दिल्ली की भीड़ को पीछे छोड़ते हुए हाईवे खाली होने लगा था। ट्रक में पुराने गाने बज रहे थे और ठंडी हवा शीशे से टकरा रही थी। रमेश ने सोचा इस बार वो नागपुर वाले जंगल का शॉर्टकट लेगा, लेकिन लोग कहते थे कि वो रास्ता रात में ठीक नहीं है, पर रमेश इन बातों को नहीं मानता था। ट्रक की हेडलाइट अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। डीजल का टैंक फुल था और कागज सब ओके थे, तो उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। उसने बीड़ी जलाई और स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ लिया। दिल्ली से बाहर निकलते ही सन्नाटा और गहरा हो गया। तभी रमेश के फोन पर उसकी बीवी का फोन आता है। वो कहती है कि इस बार घर जल्दी आ जाना। उसने हाँ कहकर फोन काट दिया और स्पीड बढ़ा दी। रमेश को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सफर उसकी जिंदगी बदल देगा। पूरी रात रमेश ट्रक चलाता रहा। अगले दिन दोपहर को उसने एक होटल पर खाना खाया और 1-2 घंटे आराम किया। फिर ट्रक स्टार्ट करके आगे बढ़ गया। हाईवे के दोनों तरफ अब खेत खत्म हो गए थे और घना जंगल शुरू हो गया था। बोर्ड पर लिखा था सावधान, आगे सुनसान इलाका है। रमेश मुस्कुराया और बोला, ये बोर्ड सिर्फ डराने के लिए लगे होते हैं, पर अंदर ही अंदर उसे कुछ अजीब लग रहा था। यहीं से उसकी हॉरर कहानी की शुरुआत होने वाली थी। ट्रक इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान से भरा था, जिसकी कीमत लाखों में थी। कंपनी ने कहा था कि माल 2 दिन में बेंगलुरु पहुंचना चाहिए। रमेश ने टाइम बचाने के लिए नागपुर वाले जंगल के हाईवे को चुना। ये हाईवे नेशनल हाईवे 44 का ही एक पुराना हिस्सा था, जो अब कम इस्तेमाल होता था। इस डरावने हाईवे पर दिन में भी वहां कोई नहीं रुकता था, रात की तो बात ही अलग थी। रमेश ने कई ड्राइवरों से सुना था कि यहाँ आत्माएं भटकती है, पर वो कहता था कि भूत वूत कुछ नहीं होता, सब मन का वहम है। ट्रक जंगल की तरफ 80 की स्पीड से भाग रहा था। जंगल और घना होता जा रहा था। रात के लगभग 11 बजे अचानक स्पीकर में गाने बंद हो गए और खर्र खर्र की आवाज आने लगी। उसने स्पीकर को थपथपाया तो शोर और ज्यादा बढ़ गया। हेडलाइट के सामने अचानक धुंध छाने लगी। जंगल की हवा में अब सड़ी हुई पत्तियों की बदबू आ रही थी। रमेश ने शीशा बंद कर लिया और हनुमान चालीसा चलाने की कोशिश की, पर स्पीकर काम नहीं कर रहा था। उसने सोचा सुबह तक वह इस जंगल को पार कर लेगा। आगे पीछे दूर दूर तक कोई और गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। सड़क पर सिर्फ उसके ट्रक की रोशनी थी। तभी उसे लगा जैसे कोई जंगल में से खड़ा होकर उसे देख रहा है। उसने नजरअंदाज किया और एक्सीलेटर और बढ़ा दिया। आगे मोड़ पर उसे एक जंग लगा हुआ बोर्ड दिखाई दिया, जिस पर लिखा था ये हाईवे हॉन्टेड है, रात में न जाएं। रमेश ने पढ़ा और हंस दिया कि गांव वाले भी कितने अंधविश्वासी होते हैं। पर जैसे ही वो आगे बढ़ा, पेड़ों ने जैसे सड़क को ढक लिया हो। चांद भी बादलों के पीछे छिप गया। चारों तरफ और गहरा अंधेरा छा गया। हवा में सरसराहट ऐसी थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। सड़क पर जगह जगह सूखे पत्ते और हड्डियों के टुकड़े पड़े थे। कई जगह सड़क टूटी हुई थी और किनारों पर काले निशान थे, जैसे सड़क पर कुछ जलाया गया हो। अचानक रमेश को लगा कि ट्रक भारी हो रहा है। उसने साइड मिरर में देखा पर कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका ट्रक के अंदर आया और ट्रक के अंदर अगरबत्ती की अजीब सी महक फैल गई। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा वापस मुड़ जाऊं, पर अब वो जंगल में काफी अंदर आ चुका था। जंगल के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी, कभी किसी बच्चे के रोने की तो कभी किसी औरत के हंसने की आवाज। रमेश ने ट्रक का हॉर्न बजाया ताकि डर कम लगे, लेकिन हॉर्न की आवाज जंगल में गूंजकर और डरावनी लग रही थी। सड़क सीधी थी पर खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। जीपीएस ने भी सिग्नल छोड़ दिया था। तभी हेडलाइट की रोशनी में उसे सफेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी दिखाई दी। वो लड़की सड़क के ठीक बीचों बीच सफेद लाइन पर खड़ी थी। उसने लाल जोड़ा पहना हुआ था। उसके बाल खुले थे और हवा में उड़ रहे थे। उसका चेहरा बहुत ही सुंदर था, लेकिन आंखें बिल्कुल काली थी। रमेश ने सोचा इतनी रात को इस सुनसान सड़क पर ये अकेली लड़की क्या कर रही है। उसने पहले सोचा कि शायद किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ होगा, पर आसपास कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। लड़की ने हाथ से ट्रक रोकने का इशारा किया। रमेश का पैर अपने आप ब्रेक पर चला गया। ट्रक उसके ठीक सामने जाकर रुक गया। लड़की धीरे धीरे ट्रक के पास आई। उसकी पायल की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। रमेश ने शीशा नीचे किया और पूछा, क्या हुआ? इतनी रात को जंगल में अकेली क्या कर रही हो? लड़की ने बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे बेंगलुरु जाना है। रमेश चौंक गया कि इतनी रात को बेंगलुरु, और वो भी पैदल। लड़की की आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था।
रमेश चाहकर भी उसे मना नहीं कर पाया। उसे लगा जैसे उसकी आंखें उसे वश में कर रही है। लड़की मुस्कुराई। रमेश ने दरवाजा खोला और कहा, आ जाओ अंदर। लड़की ट्रक में चढ़ी तो पूरे ट्रक में बर्फ जैसी ठंडी हवा फैल गई। लड़की चुपचाप बैठ गई और बाहर की तरफ देखने लगी। उसके कपड़ों से एक अजीब सी महक आ रही थी, जैसे कोई महंगा परफ्यूम लगा रखा हो। रमेश ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम निशा है। रमेश ने पूछा, तुम इस जंगल में इतनी रात को क्या कर रही थी? निशा ने कहा, मैं अपने घर जा रही थी पर रास्ता भटक गई। रमेश ने कहा, इतनी रात को अकेले जंगल में नहीं आना चाहिए। ये सुनकर निशा हंस पड़ी और कहा, अब तुम हो ना मेरे साथ। उसकी बात सुनकर रमेश को अजीब सा नशा होने लगा। रमेश ने ट्रक फिर से स्टार्ट किया। निशा बार बार रमेश की तरफ देख रही थी। रमेश उसमें ऐसा खो गया कि उसने अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में भी सोचना बंद कर दिया। निशा ने उसके हाथ पर हाथ रख दिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन रमेश को उस ठंडे हाथ का स्पर्श अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे वह उसके प्यार के जाल में फंसता जा रहा था। रास्ते भर निशा अजीब अजीब बातें कर रही थी। कभी कहती, मैं सालों से इसी हाईवे पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कभी कहती, कोई मुझे यहाँ छोड़ गया था। रमेश पूछता तो वो बात को बदल देती। जंगल धीरे धीरे खत्म हो रहा था और हाईवे खुलता जा रहा था, पर निशा की मौजूदगी से ट्रक अभी भी भारी लग रहा था। रमेश ने उससे कहा, तुम्हें बेंगलुरु में कहाँ जाना है? निशा ने कहा, जहाँ तुम ले जाओगे। ये सुनकर रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। निशा ने कहा, क्या तुम मुझे अपने साथ रख लोगे? रमेश ने बिना सोचे हाँ कह दिया। निशा ने उस पर ऐसा जादू किया कि वो उसकी हर बात मानने को तैयार था। उसकी आंखों में अब सिर्फ निशा थी। उसने अपने घर, बीवी, बच्चों सबको भुला दिया था। निशा ने कहा, फिर वादा करो कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। रमेश ने कसम खाई। तभी ट्रक के शीशे पर अपने आप भाप जमने लगी। उस भाप पर निशा ने उंगली से दिल का निशान बना दिया। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। सफर अब हॉन्टेड नहीं बल्कि रोमांटिक लगने लगा था। 2 दिन के सफर के बाद ट्रक बेंगलुरु में एंटर कर गया। माल उतरने के बाद रमेश ने निशा से कहा, अब क्या करना है? निशा ने कहा, मुझे भी अपने घर ले चलो। रमेश ने कहा, पर मेरा घर बहुत दूर है। निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे दूर ही तो जाना है। रमेश मान गया और उसे उसी ट्रक में वापस दिल्ली ले आया। वापसी का सफर और भी अजीब था। गांव पहुंचते ही उसकी पत्नी ने पूछा, ये लड़की कौन है? रमेश ने कहा, ये रास्ते में मिली थी, बेसहारा है, कुछ दिन यहाँ रुककर वापस चली जाएगी। पत्नी कुछ नहीं बोली, पर उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। निशा को एक कमरे में ठहरा दिया गया। वो दिन भर चुपचाप अपने कमरे में बैठी रहती और रात भर जागती रहती। रमेश भी रात भर उसके पास बैठा बातें करता रहता। धीरे धीरे वो अपनी पत्नी और बच्चों से दूर होने लगा। अब गांव वाले भी उससे पूछने लगे कि ये लड़की कौन है, कहाँ से लाया है इसे, पर रमेश किसी की नहीं सुन रहा था। निशा के आते ही घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात को रसोई में बर्तन अपने आप गिरने लगे। दीवारों पर खून जैसे निशान दिखते। बच्चों को रात में कोने में कोई खड़ा दिखाई देता, जिसे देखकर वो रोते। रमेश की पत्नी ने देखा कि निशा का साया उल्टा पड़ता है। निशा कभी खाना नहीं खाती, वो सिर्फ पानी पीती है और खिड़की से जंगल की तरफ देखती रहती है। रात को वो घर की छत पर बैठी मिलती। जब वो चलती तो उसके पैर उल्टे दिखते। रमेश ने भी ये सब देखा, लेकिन उसने अपनी आंखों का धोखा समझा। एक रात रमेश की बकरी अपने आप मर गई। उसकी आंखें खुली हुई और गर्दन मुड़ी हुई थी। गांव के लोगों ने कहा कि ये अपशकुन है। ये देखकर रमेश की पत्नी डर के मारे अपने बच्चों को लेकर मायके चली गई। अब घर में सिर्फ रमेश और निशा बचे। निशा अब खुलकर अपना रूप दिखाने लगी। कभी उसकी आंखें लाल हो जाती तो कभी वो हवा में तैरने लगती। रमेश अब डरने लगा, पर वो उसे छोड़ नहीं पा रहा था। निशा उसे कहती कि अब तुम सिर्फ मेरे हो। गांव में भी चर्चा फैल गई कि रमेश के घर में चुड़ैल घुस गई है। गांव वालों ने उसके घर के पास से गुजरना भी बंद कर दिया। रात को उसके घर से चीखने की आवाजें आती। रमेश दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए थे। उसने ट्रक चलाना तक बंद कर दिया था। निशा ने कहा, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। रमेश रोता और कहता, मुझे छोड़ दो प्लीज। पर यह सुनकर निशा जोर जोर से हंसती। एक दिन गांव में एक अघोरी साधु बाबा भिक्षा मांगने आए। लोग कहते थे कि उन्हें भूत प्रेत दिख जाते हैं। जब वे रमेश के घर के सामने आए तो रुक गए। उन्होंने आंखें बंद की और माला जपते हुए कुछ बुदबुदाने लगे। तभी उनके हाथ की माला अपने आप टूटकर बिखर गई। साधु बाबा समझ गए कि इस घर में कोई शक्तिशाली बुरी आत्मा है। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। रमेश ने डरते हुए दरवाजा खोला। साधु बाबा ने रमेश को देखते ही कहा, बेटा तुम बहुत मुसीबत में लगते हो। ये सुनकर रमेश फूट फूट कर रोने लगा। उसने सारी कहानी साधु बाबा को बता दी। साधु बाबा ने कहा, वह लड़की नहीं, एक चुड़ैल है
जो हाईवे पर मर गई थी, उसकी आत्मा वहीं भटकती है और हर अकेले ड्राइवर को फंसाती है। रमेश ने कहा, बाबा मुझे बचा लो। साधु बाबा ने कहा, ये आसान नहीं है बेटा, वह बहुत ही शक्तिशाली है। रमेश ने साधु के पैर पकड़ लिए। साधु ने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, पर तुझे मेरी हर बात माननी होगी। रमेश ने कहा, मैं आपकी हर बात मानूंगा। साधु बाबा ने कहा, आज अमावस्या की रात है, आज ही उसकी ताकत सबसे ज्यादा होगी और आज ही हमें उसकी मुक्ति के लिए हवन करना होगा। साधु बाबा ने गांव वालों से हवन का सामान मंगवाया, लकड़ी, घी, काले तिल, सिंदूर और रुद्राक्ष। गांव वाले डर के मारे सामान देकर भाग गए। साधु ने आंगन में हवन कुंड बनाया। निशा अंदर से ये सब देख रही थी और गुर्रा रही थी। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल जल रही थी। रात के 12 बजे साधु बाबा ने हवन शुरू किया। मंत्रों की आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। निशा चीखने लगी, बंद करो ये सब। साधु बाबा और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। हवन की आग अचानक बहुत तेज हो गई। निशा का रूप बदलने लगा। उसका सुंदर चेहरा अब डरावना हो गया था। उसके दांत बाहर निकल आए और नाखून लंबे हो गए। उसने कहा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। साधु ने कहा, तुम इस लोक के नहीं हो, तुम्हें जाना होगा। निशा ने अपनी शक्ति से हवन की अग्नि बुझाने की कोशिश की, पर अघोरी साधु ने हवन के सामने त्रिशूल गाड़ दिया। उस त्रिशूल से रोशनी निकलने लगी, जिससे डरकर निशा वापस पीछे हट गई और अब निशा हवा में उड़ने लगी और पूरे घर में इधर उधर घूमने लगी। वो जोर जोर से चीखने लगी, जिससे घर की दीवारें हिलने लगी। बाहर गांव में भी तेज हवा चलने लगी। घने काले बादल छा गए। ऐसा लग रहा था मानो तूफान आने वाला हो। जब निशा रमेश और साधु बाबा का कुछ नहीं बिगाड़ सकी, तो निशा ने कहा, मैं पूरे गांव को खत्म कर दूंगी। तभी वो घर के बाहर निकलकर गांव की तरफ भागी। घर से निकलते ही वो हवा में 10 फुट ऊपर उठ गई। उसके लाल जोड़े का आंचल अब काले धुएं में बदल चुका था। उसके बाल पूरे गांव के ऊपर काली घटा की तरह फैल गए। जहां जहां उसकी परछाई पड़ती, वहां की जमीन पर काले धब्बे पड़ जाते। गांव के बीच बने कुएं का पानी अचानक उबलने लगा और उसमें से कई लोगों की एक साथ चीखने की आवाजें आने लगी। गांव के सभी घरों के आंगन में उल्टे पैरों के निशान बनने लगे। निशा के मुंह से सैकड़ों कीड़ों का झुंड निकला और पूरे गांव के ऊपर मंडराने लगा। गांव के मंदिर की घंटी अपने आप जोर जोर से बजने लगी। साधु बाबा ने कहा, अब वो पूरे गांव पर हावी हो चुकी है। फिर साधु बाबा ने अपने मंत्र और तेज कर दिए। निशा गांव के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई। उसका डरावना रूप देखकर गांव वाले घरों के अंदर छिप गए। निशा की डरावनी हंसी पूरे गांव में गूंज रही थी, जिससे पूरा गांव दहशत में था। रमेश भी घर से बाहर आ गया। साधु बाबा ने गांव वालों से कहा, डरो मत, ये उसकी आखिरी कोशिश है। मेरे होते हुए वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये कहकर अघोरी साधु ने अपना कमंडल उठाया और निशा की तरफ पानी छिड़का। जहां जहां पानी गिरा वहां आग जलने लगी। निशा उस आग से घिर गई और चीखने लगी। साधु बाबा ने महामृत्युंजय मंत्र पढ़ना शुरू किया। गांव वाले भी हाथ जोड़कर साधु बाबा के साथ मंत्र जपने लगे। अब निशा की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। उसने चीखते हुए कहा, मुझे मुक्ति दे दो प्लीज। साधु बाबा ने कहा, तुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम सच बताओगी। निशा रोते हुए बोली, मैं निशा हूँ। 5 साल पहले उसी हाईवे पर मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैं अपनी स्कूटी से घर जा रही थी, तभी मेरे प्रेमी ने मुझे कार से कुचल दिया। तब से मेरी आत्मा वहीं भटक रही है। मैं प्यार की तलाश में हर ड्राइवर को रोकती हूँ। रमेश ने मुझे प्यार दिया, इसीलिए मैं उसके साथ आ गई। साधु ने कहा, तेरा प्यार अब मोह बन चुका है, तुझे मुक्त होना ही होगा। साधु बाबा ने हवन कुंड से भस्म उठाई और निशा की तरफ फेंकी। तभी उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। फिर वो रोशनी में बदल गई। रोशनी आसमान की तरफ उठी और गायब हो गई। गांव में फिर से शांति छा गई और तेज हवाएं रुक गई। रमेश अघोरी बाबा के पैरों में गिरकर रोने लगा। बाबा ने कहा, अब वो मुक्त हो गई है, अब वो नहीं भटकेगी। गांव वाले बाहर निकल आए। सबने साधु बाबा का धन्यवाद किया। साधु बाबा ने कहा, अब कभी दोबारा उस हाईवे पर रात को अकेले मत जाना और कभी किसी अनजान को लिफ्ट मत देना। रमेश ने वादा किया कि अब वो कभी ऐसा नहीं करेगा। साधु अगले दिन गांव से चला गया, पर उसकी कई बातें गांव वाले कभी नहीं भूले। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपको हॉरर कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि हम इस चैनल पर रोज ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियां लेकर आते हैं। अगली बार फिर मिलते हैं एक और इससे भी ज्यादा डरावनी कहानी के साथ।